नमस्कार। शासन का मतलब सिर्फ वादे करना नहीं होता। इसका असली मतलब है डेटा और जमीनी हकीकत को एक साथ जोड़कर देखना। आइए आज हम मध्य प्रदेश के जुन्नार देव की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां के लोगों की जरूरतों को समझकर एक बेहतर भविष्य का खाका तैयार किया जा सकता है। भारत के दिल में राजनीति को समझना है तो जमीन को समझना ही पड़ता है। असली मुकाबला कहाँ है, ये जानना सबसे पहला कदम है। क्योंकि देखिए, हर चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये लोगों की उम्मीदों का आईना भी होता है। और जुन्नारदेव में ये एक आंकड़ा सब कुछ बयां कर देता है, 3210। जी हां, 2023 के चुनाव में जीत और हार का फैसला सिर्फ इतने ही वोटों से हुआ। जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो फिर हर एक वोट, हर एक आवाज और हर एक मुद्दा बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए इन चुनावी नंबरों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की असल जिंदगी को देखते हैं जिनकी ये कहानी है। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी रोज की जद्दोजहद क्या है, क्योंकि शासन की असली परीक्षा तो वहीं होती है ना। सबसे पहली और सबसे बुनियादी जरूरत, पानी। यहां पीने के साफ पानी की समस्या कोई नई नहीं, सालों पुरानी है। और इस संकट को और भी गहरा कर रही है पास की कन्हान नदी में बढ़ता प्रदूषण, जो अब जमीन के पानी तक में जहर घोल रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है रोजगार। ये एक कोयला बेल्ट है, तो यहां की अर्थव्यवस्था कोयला खदानों और खेती पर ही टिकी है। लेकिन नौकरियां कम हैं और बेरोजगारी बहुत ज्यादा। यहां के युवा बेहतर मौकों की तलाश में हैं। और तीसरा, शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा, जमीन। जल, जंगल, जमीन का नारा यहां सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों के हक की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। वो अपने जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें अब तक पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं। इस क्षेत्र की आत्माएं यहां के आदिवासी समुदायों में बसती हैं, गोंड, भारिया, कोरकू। उनकी जिंदगी कोयला और खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन व्यवस्था की कुछ कमियां उनकी राह में रोड़ा बन जाती हैं। कई गांवों में आज भी न तो पक्की सड़कें हैं, न ही भरोसेमंद बिजली, और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। तो अगर इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण का संकट, रोजगार की चिंता और अपने हक के लिए संघर्ष, यही वो असल मुद्दे हैं जो यहां के मतदाताओं की सोच को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि इन समस्याओं और शिकायतों का चुनावी नतीजों पर आखिर क्या असर पड़ता है। बैलेट बॉक्स से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं? ये आंकड़े हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? 2023 का नतीजा देखिए, मुकाबला कितना नजदीकी था। एक तरफ 43.72% वोट तो दूसरी तरफ 42.03%। मतलब जीत और हार के बीच 2% से भी कम का फासला था। इसका सीधा मतलब है कि एक छोटा सा बदलाव भी नतीजा पूरी तरह पलट सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। जुन्नार देव का चुनावी इतिहास ही बदलाव कर रहा है। 2013 में बीजेपी 20,000 से ज्यादा वोटों से जीती। 2018 में कांग्रेस 22,000 से ज्यादा वोटों से जीती और 2023 में ये अंतर घटकर सिर्फ 3,210 रह गया। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो काम देखते हैं और नतीजों की उम्मीद करते हैं। तो ये सारा विश्लेषण हमें जीत के 3 सबसे अहम सूत्रों तक ले आता है। पहला, आदिवासी कल्याण और बुनियादी ढांचा, मतलब गांवों तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाना। दूसरा, उपजातियों को जोड़ना, यानी गोंड, भारिया और कोरकू जैसे उन समुदायों तक पहुंचना जिन्हें लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है। और तीसरा, फोकस्ड डिजिटल पहुंच, युवाओं और महिलाओं से ऑनलाइन जुड़कर एक सही नैरेटिव बनाना। और हां, ये सारा संवाद, ये जुड़ाव एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद होता है। हर एक मतदाता तक सम्मान और गरिमा के साथ अपनी बात पहुंचाना, ये सिर्फ कोई चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना है। ये एक मजबूत समाज बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए अब इस कांटे की टक्कर की वजहों को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर 2023 का नतीजा इतना नजदीकी रहा क्यों? इसके पीछे की व्यवस्था क्या थी? यहां हम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर ध्यान देंगे। एक बहुत बड़ा कारण है तीसरी पार्टियों का असर। 2018 के आंकड़े देखिए। जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 11% से भी ज्यादा वोट मिले थे। ये वोट मुख्य रूप से आदिवासी वोट बैंक को बांटते हैं, जिससे बड़ी पार्टियों का पूरा समीकरण बिगड़ जाता है। एक और बहुत जरूरी बात है, यहां का वोटर टर्नआउट जो लगातार 83% से ऊपर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं, और जब कोई समुदाय अपनी आवाज उठाता है तो लोकतंत्र मजबूत ही होता है। इन सभी चुनौतियों को एक साथ समझने के बाद एक व्यापक, एक चार तरफा रणनीति की जरूरत साफ नजर आती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इस क्षेत्र की हर चुनौती का समाधान करने के इरादे से बनाया गया हो। इसे आप चार मजबूत स्तंभों पर टिकी एक रणनीति समझ सकते हैं। पहला, चुनावी सटीकता, यानी उन बूथों पर खास ध्यान देना जहां नतीजा बदल सकता है। दूसरा, संगठन की ताकत, यानी आदिवासी युवाओं और महिलाओं के साथ मिलकर मजबूत समितियां बनाना। तीसरा, नैरेटिव पर नियंत्रण, यानी बहस को स्थानीय मुद्दों और अधिकारों पर केंद्रित रखना। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, मतलब जमीनी टीमों को सही जगह, सही तकनीक के साथ तैनात करना। देखिए, नैरेटिव की ताकत एक असरदार नारे में कैसे झलकती है। उदाहरण के लिए, एक संदेश जैसे पानी, जंगल, जमीन के हक वापस मिलेंगे, ये एक बहुत सीधा और स्पष्ट संदेश है जो लोगों के मूल मुद्दों से जुड़ता है और उनके अधिकारों की रक्षा का वादा भी करता है। लेकिन एक बेहतरीन रणनीति भी तब तक सिर्फ कागज पर ही रहती है जब तक उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस, समय पर आधारित एक्शन प्लान ना हो। तो अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो ये रहा 90 दिनों का एक एक्शन प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले सुनवाई यात्रा शुरू करें। 60 दिन पहले घर घर जाकर बैठकें तेज करें और वादों और हकीकत को सामने रखने वाली एक डिलीवरी रिपोर्ट जारी करें। 30 दिन पहले गांव में रैलियां करें और एक वीडियो मैनिफेस्टो लॉन्च करें। और चुनाव के दिन वोटरों को बूथ तक लाने से लेकर अफवाहों को रोकने तक हर मोर्चे पर तैयारी पक्की रखें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी होता है। अगर विपक्ष राष्ट्रीय ध्रुवीकरण की बात करे तो उसका जवाब स्थानीय मुद्दों से दिया जाए, प्रदूषित पानी, टूटी सड़कें। अगर कोई बांटने वाली बातें करे तो जवाब साझा आदिवासी गौरव और पहचान से दिया जाए, और अगर कोई निष्क्रियता का आरोप लगाए तो सबूतों के साथ जवाब दिया जाए। और एक बात, चाहे डिजिटल तरीकों से जुड़ें या घर घर जाकर, ये हमेशा याद रखना चाहिए, हर बातचीत में मतदाता की निजता और सहमति सबसे ऊपर है। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय का भरोसा बनाने के लिए जरूरी है, और ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आखिर में कुछ ठोस सिफारिशें जिन पर तुरंत काम किया जा सकता है। विश्वास बनाने के लिए छोटे पैमाने पर काम करके दिखाएं। स्थानीय शिकायतों के समाधान के लिए एक सेल और एक हेल्पलाइन शुरू करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पर युवाओं और महिलाओं के लिए छोटे केंद्रित ग्रुप्स यानी डिजिटल पॉड्स बनाएं। और अपनी तैयारियों को अच्छे से परखने के लिए एक मॉक पोलिंग डे का आयोजन जरूर करें। याद रखिए, शासन का रास्ता सिर्फ वादों से तय नहीं होता, ये एक सधी हुई सटीक योजना से बनता है। एक ऐसी योजना जो हर नागरिक की आवाज का दिल से सम्मान करती है, उनकी जरूरतों को समझती है और उन्हें पूरा करने का एक स्पष्ट रोड मैप देती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।